कि क्या राजनीतिक दल ये समझौते करते हैं, पीछे हट जाते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि जांच हो, लोगों को पता चलना चाहिए सच्चाई क्या है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी राजनीति के लिए करते हैं जो भी करते हैं। तो क्या ये एक राजनीतिक युद्ध विराम हो सकता है दोनों के बीच में, कि अब बहुत हो मुझे गया? मुझे मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनकम टैक्स की रेड शरद पवार के परिवार के जिस हिसाब से हुई और जिस हिसाब से उस परिवार को बार बार घेरने का प्रयास किया गया, तो शरद पवार भी बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने यूं ही नवाब मलिक को खुली छूट नहीं दी। एनसीपी में कोई भी नेता ऐसा वक्तव्य नहीं देता जब तक शरद पवार के तरफ से उसको क्लियरेंस नहीं मिलता। और ये जो सोची समझी एक साजिश, एक रणनीति के तहत नवाब मलिक लगातार हमलावर हो रहे हैं, और उसके वजह से आज लोग ये भूल गए हैं कि इनकम टैक्स की रेड अजित पवार और उनके परिवार और उनके बहनों पे और उनके परिवार पे हुई है। ये भूल गए। अभी ये नया मामला आया कि अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन किस किस के साथ है। एनसीपी तो बदनाम है, कांग्रेस बदनाम है, बीजेपी पे ये आरोप लगे हैं। और जब बीजेपी पे ये आरोप लगे हैं तो बीजेपी को इसमें से पाक साफ निकलना, जैसा अनुराग जी कह रहे हैं या विवेक जी कह रहे हैं, मुझे बहुत मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन होगा तो बहुत सारी चीजें निकल के आएगी। महाराष्ट्र की पुलिस भी दो जगह डिवाइड हुई है। कुछ पुलिस बीजेपी के साथ लॉयलिस्ट है, वही कागज निकाल निकाल के देती है फडणवीस जी को। कुछ पुलिस वाले जो पुराने निजामों के साथ है, कांग्रेस के साथ है, वो लगातार उनको कागज निकाल निकाल के देते हैं। इसमें अधिकारियों की भी मजे है, क्योंकि नेता बदनाम हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं निजात पाना चाहते हैं। कुल मिला के ये भले ही कहे कि हमें अभी सीज फायर करना है, लेकिन मुझे सीज फायर होते हुए दिखाई नहीं देता। ये युद्ध लगातार चलेगा, क्योंकि शरद पवार इतने जल्दी छोड़ने वाले नहीं है। दूसरी बात, आपको पहली बार बीजेपी को घेरने का मजा आया है, क्योंकि जब से ये सरकार बनी, उस सरकार का शपथ विधि के बाद अगले मिनट से भारतीय जनता पार्टी आज तक लगातार हमलावर है। पूरे देश में विपक्ष शायद ही कितना हमलावर हो मुझे पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में तो कम से कम विपक्ष ने सरकार को यह मजबूर कर दिया कि दिन में 3 बार सरकार कहती है कि सरकार स्थिर है, सरकार स्थिर है, सरकार को कुछ नहीं हुआ। ये 3 बार कहना पड़ता है, इतना उन्होंने घेरा है। इस बार हमलावर हुए हैं बीजेपी, ये महाविकास आघाड़ी। इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री शरद पवार, डीजी की कैबिनेट सेक्रेटरी, जो चीफ सेक्रेटरी थे, इनकी मीटिंग्स हुई है। उसके बाद सोच समझ के इन्होंने हमला किया है। अब ये देखना है कि सेंटर कितना अपने अधिकारियों को बचा सकती है, सेंटर कितना बीजेपी की अपने साख को बचा सकती है। ये भूलना नहीं चाहिए, गडकरी के पूर्ति के ऊपर आरोप लगे, और गडकरी जिनके लिए अमेंडमेंट हुआ था बीजेपी के संविधान में, वो दूसरी बार अध्यक्ष नहीं बन पाए, सिर्फ आरोप लगे थे। बाद में वो आरोप सारे निराधार साबित हुए। यहाँ तो अंडरवर्ल्ड और नकली करेंसी और क्या क्या आरोप लगे हैं, ये आरोप उनसे कई गुना बड़े हैं। तो क्या जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष बनते बनते दूसरी बार रह गए गडकरी, तो क्या अब आने वाले समय में फडणवीस का क्या होगा? फडणवीस के पीछे, वैसे भी फडणवीस की वजह से बहुत सारे बीजेपी के सीनियर लोग नाराज हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि उन्होंने सिंगल हैंडेड पार्टी चली है। फडणवीस की और अमित शाह की भी कोई खास है नहीं। यदि फडणवीस मुख्यमंत्री बने ही नहीं दूसरी बार, उसमें अमित शाह का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये मल्टीफोल्ड सेटलमेंट है, एक दूसरे को निपटाने का काम है, और इसमें सब मजे लेंगे। कुल मिला के महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को तो ये पता पड़ गया कि मुंबई में राज करने वाले सब भाई है। सिर्फ दाऊद इब्राहिम या विरार के भाई ठाकुर या अरुण गौड़ी ही भाई नहीं, सबसे बड़े भाई मंत्रालय में बैठते हैं। और वो मंत्रालय में जो भाई बैठते हैं, उनकी बहुत बड़ी गैंग ऑपरेट करती है, जो मुंबई पुलिस के रूप में वहां कार्यरत है। ये बात सबके सामने हो गई। जो बड़े काम है, फेक करेंसी, ड्रग्स, स्मगलिंग, इसके लिए ये जो केंद्रीय अधिकारी आते हैं, इनको भी डेपुटेशन पे लिया जाता है गैंग में, और वो 10-10, 15-15 साल तक मुंबई पे राज करते हैं। ये शुद्ध रूप से ये नग्न सत्य है मुंबई महाराष्ट्र के सत्ता पक्ष का। कोई भी सत्ता में हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, या कल राज ठाकरे भी सत्ता में आए, करना उनको यही होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।